आनंद एक सवाल पूछूं? फिर से सवाल? तुम सवाल ही पूछती हो मुझसे, वो भी सुबह सुबह। चाय भी नहीं मिली है मुझे अभी चाय से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये सवाल। बताओ, पूछो। मैं आपसे कहूं कि अगर एक ऐसा शहर है जहाँ पे एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, हाँ। जहाँ मुंबई से भी बड़ी फिल्म सिटी बनने वाली है, अच्छा। जहाँ पे F1 रेसिंग ट्रैक है, राइट। जहाँ जापानीज सिटी, कोरियन सिटी, फिनटेक सिटी सब प्लान्ड है, ठीक है। और वहाँ कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है। तो आपका स्वागत है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम ईडा भी कहते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और आगे ईडा के बारे में समझें, क्यों ना हम कहीं छांव वाली जगह में बैठते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत धूप हो रही है। चलो, तुम्हें चाय पीनी है क्या? हाँ। सुबह से चाय तो मैंने पी नहीं है, तुमने सवाल पे सवाल किया है, तो चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ, वहाँ चाय मिलेगी। चलते हैं। चलो, चाय पे चर्चा कर लो। चाय पे चर्चा और मन की बात दोनों ही कर लेते हैं। कॉफी शॉप कब से आप घुमा ही रहे हो? अभी डेवलपमेंट हो रही है नीलोफर, तो सारी चीजें पास नहीं है, थोड़ा समय लगता है। तो बस हम पहुंचने वाले हैं, 2 मिनट बचा हुआ है बस। जल्दी करो यार, 2 मिनट। चलो हम आ गए स्टारबक्स। कॉफी पिलाओ जल्दी, बहुत बातें कर ली आपने। अभी आनंद हम आते हुए जितनी हमने देखी यमुना एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ इतनी खाली जमीनें, इतनी इमारतें, बिल्कुल ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्लान्ड सिटी बनने वाला है। मैं यही सोच रही थी गवर्नमेंट ने कितना लैंड चंक एक्विजिशन किया होगा। बिल्कुल नीलोफर, और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये लगभग 25,000 हेक्टेयर जमीन है। 25,000 हेक्टेयर और 226 गांव, जो कि 2 जनपद गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में फैला हुआ है। और ये सिर्फ फेज 1 है। अगर तुम फेज 2 की बात करोगी तो फेज 2 को मिला के 983 विलेज और हो जाएंगे। अच्छा। तो टोटल जो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो एरिया है वो लगभग 3,429 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। ह्यूज एरिया। तो इतनी बड़ी डेवलपमेंट है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की। और लोगों को लग रहा है ये बस एक रियल एस्टेट टिप है, आओ भाई एयरपोर्ट के पास प्लॉट ले लो। नहीं, ये एक सिटी प्लानिंग का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसका डेवलपमेंट बदलते भारत की तस्वीर है। ये द फ्यूचर इज हियर। बिल्कुल सही, ये टैगलाइन ही है उनका, फ्यूचर इज हियर। तो आज हम हमारे इस भटोही के सफर में लोगों को रूबरू कराएंगे बहुत सारी चीजों से, और ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस जो लोगों के पास आते रहते हैं कि 10x ROI और ये वो, उन सब से हम लोगों को बचाएंगे। बिल्कुल अच्छी जगह है, वाइब और एम्बिएंट दोनों ही यहाँ पे बहुत अच्छा है। कैसा है कॉफी? अच्छी बनाते हैं। हाँ, अच्छा ही बनाते हैं। टाटा वाले सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं लाइफ में। गाड़ी में मैं टाटा के ही चलाता हूँ। टाटा के ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा आनंद, शुरू से शुरू करते हैं। ये बताओ इसकी हिस्ट्री, शुरुआत कहाँ से, ईडा आया कहाँ से? इसके इतिहास को समझने के लिए तुम्हें सन 2001 में जाना पड़ेगा। तारीख है 24 अप्रैल 2001, जब यूपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1976 के तहत यमुना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ था। अर्स्टवाइल इसी अथॉरिटी को ताज एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाता था। मतलब Y2 के डर से जब बाकी रिकवर कर रहे थे तो इंडिया इतनी बड़ी सिटी की प्लानिंग कर रहा था। बिल्कुल सही, क्योंकि 2001 तक नोएडा एस्टेब्लिश हो गया और ग्रेटर नोएडा स्टेज में था डेवलपिंग के। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ रही थी, अर्बन स्प्रॉलिंग प्रॉब्लम। तो जब गवर्नमेंट को ये लगता है कि पॉपुलेशन का एक्सपेंशन हो रहा है, बढ़ रही है, तो उसके लिए शहरों की जरूरत है। और शहर ऐसा ना हो कि अनऑर्गेनाइज और अनप्लान्ड बन जाए। मतलब यमुना एक्सप्रेसवे ट्रैफिक सॉल्यूशन बना। ट्रैफिक सॉल्यूशन नहीं, ये एक इंडस्ट्रियल टाउन है, समझ रहे हो। पहले ये एक इंडस्ट्रियल टाउन है,
जब इंडस्ट्रीज आएंगी, फैक्ट्री लगेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तब जाके लोगों को रहने के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है, ना कि एक रेसिडेंशियल सिटी है। और लोगों को लगता है कि रेजिडेंशियल सबर्ब है। नहीं, और नाम में छुपा हुआ है इंडस्ट्रियल। यही मिशन है कि पहले सिटी इंडस्ट्रियल होगी। यही तो कंफ्यूजन है लोगों को लगता है ये पहले रेजिडेंशियल सिटी है, लेकिन नहीं, लोगों को समझना जरूरी है कि पहले इंडस्ट्रीज आएंगी यहाँ पे, और इंडस्ट्रीज के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट और डिमांड आएगी वैसे वैसे रेजिडेंस डेवलप होंगे। बिल्कुल, तो इंडस्ट्रियल टाउन है, और यही एग्जांपल है कि जब आप इंडस्ट्रीज आएगी, लोग आएंगे, फैक्ट्रीज आएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, तो शहर अपने आप डेवलप होता जाएगा। ये तो आपने बताया जैसे कि 2001, 2006, उसके बाद क्या रहा, कैसे क्या हुआ? ऐसा हुआ कि 2001 में डेवलपमेंट अथॉरिटी एस्टेब्लिश हो गई। 2007 में एक इनिशियल ड्राफ्ट प्लान बना, जो आने वाले सालों में इस पूरे क्षेत्र का क्या मास्टर प्लान होगा, जो तुमने देखा 2021, 2031 और फिर 2041 का मास्टर प्लान। अच्छा, तब तक क्या जमीन पर थी चीजें? मुझे तो जितना पता है कि उस वक्त तक कुछ नहीं दिख रहा था। मास्टर प्लान चाहे अप्रूव हो रहे होंगे, और जमीन पे तब तक कुछ नहीं था। इन पूरी गतिविधियों में सबसे बड़ा गेम चेंजर है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ, तो जिन्हें जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में डिटेल में जानना है, उसकी डिजाइन, उसका इंफ्रा और कहाँ से शुरू हुई उसकी हिस्ट्री और आगे क्या क्या होने वाला है, वो हमारे पिछले एपिसोड को जाकर जरूर देखें। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और जरूर समझें कि जेवर कैसे बना। चलो नीलोफर, असली काम पे चलते हैं। ईडा के मास्टर प्लान 2041 को समझते हैं। ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल, मास्टर प्लान से तुम्हें समझ में आएगा किस तरीके से लैंड यूज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पूरे मास्टर प्लान में। तो नीलोफर, ये जो तुम प्लान देख रही हो, ये है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का मास्टर प्लान 2041 2041। ओके, और ये लैंड यूज क्या है? प्रपोज्ड लैंड यूज। तो लैंड यूज का मतलब है इन किसी भी मास्टर प्लान में किसी भी जमीन का क्या यूज है। यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में 40% लैंड यूज, जो कि आप वायलेट कलर से देख रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल के लिए है। 40% सिर्फ इंडस्ट्रियल को दिया है, बिल्कुल, अलॉटेड है। इसीलिए ना ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और खामखा लोग रेजिडेंशियल पागल। दूसरा, जो ये येलो कलर में तुम देख रही हो कि 18 से 20% ये सारे रेसिडेंशियल हैं। अब जो ये ग्रीन पार्क्स, ये 15 से 20% रिक्रिएशनल एरिया है ये। बिल्कुल, ये मिक्स्ड लैंड यूज है मेरे ख्याल से। यहाँ पे मिक्स्ड लैंड यूज है। तो ये जो रेड में आप देख रहे हैं, ये वही 5% है जो कमर्शियल लैंड यूज में आ रहे हैं। और ये ब्लू वाले? और ये जो ब्लू वाले हैं, ये इंस्टीट्यूशनल कवर करते हैं, लगभग 15% के आसपास है। ओके, ठीक है। और ये ही वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लैंड यूज है, जिसको ग्रे में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में दिखाया गया है। तो ये यमुना अथॉरिटी में आता है या नहीं? ये यमुना अथॉरिटी का ही पार्ट है। प्लानिंग एरिया तो यमुना की ही है ना। मतलब ये पूरा जो एरिया अलोंग द एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, वो यमुना अथॉरिटी के पास है। यही यमुना एक्सप्रेसवे, तो ये देख रही हो ना, यमुना एक्सप्रेसवे। क्लियर है ये। अब मैं ईडा का एम्बिशियस प्रोजेक्ट की बात करूंगा। क्या है वो? एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में पहला प्रोजेक्ट है ओलंपिक पार्क्स, रफली 1200 एकड़। और इसको अगर तुम्हें समझना है आसान भाषा में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली का देखा है? हाँ। उसका 17 गुना। इतना बड़ा। क्या प्लान है इसमें? ये इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट के लिए वो एक बिग साइज ओलंपिक पार्क बनाने की योजना है ईडा की। तो यहाँ पे फिल्म सिटी भी तो आ रहा है। फिल्म सिटी 1000 एकड़ में। 1000 एकड़? बिल्कुल, सेक्टर 21 में है। और उसमें क्या क्या चीजें हैं पता है? लगभग 40 से 60 हजार स्क्वायर फीट का स्टूडियोज, फिल्म प्रोडक्शन जोन, पोस्ट प्रोडक्शन जोन, और ये हॉलीवुड की तर्ज पे। मतलब इंटरनेशनल फिल्म्स भी यहाँ पे आके शूट हो सकते हैं। स्पिलबर्ग इंडिया में आ सकते हैं। और ये केवल जेवर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर दूर है। वाह, मतलब इंटरनेशनली जो भी लैंड करेंगे वो करते ही अपने फिल्म सिटी में एंटर कर जाएंगे। बिल्कुल, वेरी नाइस। यूनिक प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं। कोरियन सिटी, जो 365 एकड़ में आएगा सेक्टर 4A में। दूसरा जापानीज सिटी 395 एकड़, 395 एकड़, और वो आएगा सेक्टर 5A में। ईडा ने 5000 एकड़ जो लैंड है इसमें वो एक्वायर कर लिया है
स्पेसिफिकली इन्हीं चीजों के लिए। आइडिया ये है कि जितनी भी बड़ी कंपनियां लाइक सैमसंग, एलजी, टोयोटा, होंडा, उनके जो एम्प्लॉयज यहाँ रहने आएंगे उन्हें एक स्पेसिफिक कल्चरल इन्वायरमेंट दिया जाए। ओके। कि वो लोग जब यहाँ आए उन्हें ये ना लगे कि वो किसी और जगह पे या किसी और देश में है। मतलब उन्हीं की तरह स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स, उन्हीं के थीम पे सारी चीजें, बिल्कुल रिक्रिएशनल जोन सब हाँ। वैसे ही क्रिएट की जाएंगी उस पर्टिकुलर एरिया में। बिल्कुल। और ऑलरेडी यहाँ पे वीवो और सेमीकंडक्टर की कंपनीज, पतंजलि का फूड पार्क, ये सेक्टर 24A में आ चुका है। मतलब पतंजलि और वीवो सेम सेक्टर्स में? हाँ। अच्छा। तो सुबह आप बाबा रामदेव का दंत कांति करें और शाम में कोरियन स्किन केयर करें। वाह वाह, वेरी नाइस। तो ईडा में सब संभव है। बिल्कुल। और ये सेक्टर 11 है, यहाँ पे आएगी फिनटेक सिटी। अच्छा। 750 एकड़ जोन प्रपोज किया गया है। अच्छा। इसका मतलब है 1 मिलियन नौकरियां 2027 तक। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है आनंद। इस तरह के फिगर सुन के ना मुझे बड़ा खुशी भी होता है और थोड़ा दर्द भी होता है। दर्द किस बात की? दर्द ये होता है कि जब कोई कहता है ना 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे, तो ऐसा लगता है कि कब, कौन से सेक्टर में, कहाँ ये सच में हो पाएगा। लैंड एक्वायर्ड है, स्कीम लॉन्च होने वाली है और ये सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, ये एग्जीक्यूशन फेज में है। मतलब फिर मीनिंगफुल है ये। बिल्कुल सही। ये जो गांव देख रही है उसका नाम है मिर्जापुर। ये वो मिर्जापुर नहीं है जिसका प्राइम वीडियो आ रहा था। मिर्जापुर। मैं तो वही सोचने वाली नहीं, ये मिर्जापुर, ये वाला मिर्जापुर है, गौतम बुद्ध नगर का जी मिर्जापुर, यमुना एक्सप्रेसवे पे, जिसको कहीं से भी पंकज त्रिपाठी से कोरिलेट नहीं करना। आनंद, अब मेरा सब्जेक्ट मैं आपको बताती हूँ। इसमें रेजिडेंशियल जोन्स कहाँ के हैं। ठीक है। इसमें येलो वाले हैं ना, ये सारे रेजिडेंशियल जोन्स हैं। बिल्कुल। अब इसमें सेक्टर 18 यहाँ पे अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं। सेक्टर 20 यहाँ भी अथॉरिटी ने किए हैं, 19 में भी किए हैं। और ये जब सेक्टर 22 देख रहे हो ना, ये जोन, ये 22 में सारे ऑलमोस्ट सारे डेवलपर्स यहीं पर हैं। ये 22 का ही जोन है। इसमें ओएसिस, ग्रैंड स्टैंड, जितने भी बड़े प्रोमोटर्स हैं, एटीएस, एल्डिको और एस, इस तरह के सारे डेवलपर्स मोस्टली 22 में हैं। पूर्वांचल वगैरह सारे ही। अच्छा। और एस का टाउनशिप हो गया, उसके बाद काउंटी ने एक अपना 100 एकड़ का टाउनशिप लिया, अभी वो लॉन्च नहीं हुआ। गौर की भी टाउनशिप है। गौर की तो 250 एकड़ में टाउनशिप है। 250 जी। यहाँ पे येडा अथॉरिटी के जो रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम आई थी, राइट, 2024 की बात मैं आपको बता रही हूँ। 821 रेजिडेंशियल प्लॉट्स आए। और पता है उसके लिए एप्लीकेशंस कितने थे? एप्लीकेशंस आए थे 91,380। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक प्लॉट में लगभग 111 एप्लीकेशन। एग्जैक्टली, इस कदर से 2024 में आया था। उसके बाद फिर नवंबर 2024 में दोबारा से एक स्कीम आई यमुना अथॉरिटी की। राइट। वो RPS 01, 05, 07, 08 इस तरीके के सारे। RPS वाली जो आप बता रहे हो ना, वो आई 08A स्कीम में। उसमें करीब 451 प्लॉट्स थे और उसमें ऑलमोस्ट 3 लाख एप्लीकेशंस आए थे। तो आप ये देखो कि कितना डिमांड रहा है। 2024 में डिमांड बहुत बढ़ता हुआ दिखा गया। अथॉरिटी की जब भी प्लॉट्स आएंगी ना, तो उसकी डिमांड हमेशा ज्यादा होती है। उसका कारण है विश्वास, ट्रस्ट है। और अगर मैं उसके प्राइसेस की अगर बात करूं इस वक्त, तो तब आया था 2020 के आसपास में जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो अथॉरिटी अलॉट कर रही थी, तब कर रही थी समवेयर अराउंड 17-18 हजार रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से जी। और आज के डेट में वही अथॉरिटी उन्हीं प्लॉट्स, उन्हीं सेक्टर्स में 35,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए के बीच में अलॉटमेंट कर रही है। और ये रीसेल पता है कितने पर हो रहे हैं? कितने पे? कम से कम भी तो 65-70 हजार से लेकर के 1 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब। तो मतलब ये हो गया कि रीसेल में 3.5 से 5 गुना। तो ये 5 साल का ये डेटा है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है। इस बात से मुझे खुशी भी होती है और थोड़ा दुख भी होता है। खुशी तो पहले इस बात की होती है कि चलो जिन्होंने 2020 में लिया, आज वो अच्छा अप्रिशिएशन, उनका रेट आ गया। अच्छा, दुख किस बात का? दुख इस बात का होता है जो आज के लोग जो ले रहे हैं, परचेज यहाँ कर रहे हैं प्लॉट्स, रीसेल में स्पेशली, रीसेल में वो लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर पे खरीद रहे हैं। क्यों? एक भरोसे के साथ। आज के डेट में उनके पास सिर्फ एक फेथ है कि अप्रिशिएशन होगा। उस अप्रिशिएशन के होने के लिए एयरपोर्ट का आना, और जितने हमने डिस्कशंस किए, ये जितनी जापानीज सिटी, कोरियन सिटी, ये सब जब आ जाएंगी तो वो अप्रिशिएशन होगा। वो कब का खेल है, कितना दूर का गेम है, वो तो कम से कम मैं फिर भी लोगों को कह के चलती हूँ कि मान के चलो 7 से 10 साल का।
हाँ 5 से 10 साल में ना जेवर एयरपोर्ट के आने से ना बहुत सारा डेवलपमेंट और ग्रोथ देखेंगे इस पूरे रीजन में। बिल्कुल वही मैं कहती हूँ। तो मतलब अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है। सारे रोड्स ट्रंक सर्विसेज यहाँ पे आ चुके हैं, कनेक्टिविटी का कोई इश्यू नहीं है, बस समय की बात है। एग्जैक्ट। आज के डेट में सबसे एक्टिव जोन है रेजिडेंशियल प्लॉट। यही दोनों सेक्टर हैं 18 और 20 सबसे एक्टिव। आप देख ही रहे हो डेवलपमेंट और ये सब तो हम दिखा ही पा रहे हैं। तो ये है आज के डेट में यमुना अथॉरिटी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स का स्टेटस। और तुम ये देखो कि सर्विस रोड भी बनी हुई है, अपने जो इंटरनल रोड्स हैं सेक्टर के वो भी डेवलप कर दिए गए हैं। तो फ्यूचर में ये एक प्रीमियम जोन बन जाएगा रेसिडेंशियल सेक्टर का, वो भी प्लॉटेड डेवलपमेंट में। बिल्कुल। जो लोग ले रहे हैं बस वो ये समझ के चले कि ले करके आज रह नहीं सकते, मगर हाँ एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, करके 10 साल भूल जाओ। तो आनंद ये है यीडा की अभी की स्टेटस। ठीक है, चीजें तो हैं, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है, डेवलपमेंट स्टेज पे है, लेकिन आज के डेट में स्कूल्स वगैरह के लिए लोगों को नोएडा ग्रेटर नोएडा ही ऑप्शंस हैं, और हॉस्पिटल इमरजेंसी केयर के लिए भी नोएडा ग्रेटर नोएडा इज द ओनली ऑप्शन। होंगी चीजें, थोड़ा टाइम लगेगा। यही ग्राउंड रियलिटी है आज के टाइम पे, और ये एक ऑनेस्ट ट्रूथ है कि लोगों को पता चले कि आज के समय में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है, ग्रेटर नोएडा, नोएडा और ईडा, इन तीनों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो लीज का पीरियड है वो 90 ईयर्स की है, क्योंकि बहुत लोगों को लीज पे ये लगता है कि वो 99 ईयर्स का होगा। ये इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी के ओनर तो आप हो, लेकिन ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी है जिसका ट्रांसफर फी लगेगी आपकी। ईडा ने एक और नया रूल निकाला है, उसमें ये कहा गया है कि अगर आप जब तक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप सेल नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। वैसे अगर आप सेल करने लगेंगे अपने मुनाफे के लिए तो कभी भी शहर डेवलप नहीं हो पाएगा। वेरी ट्रू। और रेरा के बारे में तुम्हारा क्या कहना है नीलोफर? आपका फेवरेट टॉपिक रेरा, बोल दो उसके बारे में भी। तो जितने भी इन्वेस्टर यहाँ पे आते हैं तो वो ये जरूर देखें कि जितने भी प्राइवेट प्रमोटर हैं उनके प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है, और उसको चेक करने के लिए आपको यूपी रेरा की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। और वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंस्ट्रक्शन की टाइमलाइंस, QPR और बैंक अकाउंट। जो बैंक अकाउंट में वो पैसे ले रहे हैं वो कलेक्शन अकाउंट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेम वे अथॉरिटी के जो प्लॉट्स हैं वो भी यूपी रेरा में रजिस्टर्ड है, वहाँ से ड्यू डिलिजेंस करें, चेक करें, तभी इन्वेस्ट करें। बिल्कुल। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सावधान रहें और सतर्क रहें। तो नीलोफर, तुमसे एक जेन्युइन सवाल है मेरा। तुमने तो बहुत सारी सिटीज देखी होंगी, तो तुम्हारा क्या कहना है यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में? तुम्हारी गट फील क्या कहती है? ऑनेस्टली बताऊं आनंद, मैंने नोएडा भी डेवलप होते हुए देखा। ठीक है। और मैंने सुना है नोएडा तो 1978 से डेवलपमेंट उसकी शुरू हो गई थी। राइट। बट मैंने भी जब से देखना शुरू किया तब भी नोएडा डेवलप हो ही रहा था, और लोग वहाँ पे आ रहे थे, फ्लैट्स खरीद रहे थे, ज़मीनें खरीद रहे थे, और ग्रोथ चल रही थी, डेवलपमेंट चल रही थी। आज वही नोएडा, मैं सिर्फ पिछले 5 साल की आपको बताऊं, आज वही नोएडा 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे ट्रेड कर रहे हैं वहाँ के फ्लैट्स। और कब से कम मैं रफली बताऊं तो 150-55% का ग्रोथ हुआ है वहाँ पे, अप्रिशिएशन आया है। तो वैसे ही ईडा का भी मुझे लगता है कि है, मगर वही है कि इतना जल्दी नहीं। तो रफली देखा जाए तो लगभग 40 से 50 साल का सफ़र है किसी भी एक सिटी को प्लान्ड वे में डेवलप होने में। एग्जैक्टली। और इसका सही एग्जांपल अगर तुम देखोगी सिटी प्लानिंग का इंडिया में, तो चंडीगढ़ जैसे सक्सेसफुल है, नया रायपुर स्लो डेवलपमेंट है, लवासा जो है वो डिजास्टर है, हो गया, हाँ। और धुलेरा जो है वो मिक्स्ड सिग्नल दे रहा है आज के डेट में। हाँ, धुलेरा का, अच्छा धुलेरा और येडा में क्या डिफरेंस है? मतलब आज के डेट में भी लोग धुलेरा तो कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है? जो सबसे बड़ी डिफरेंस है कि यमुना एक्सप्रेसवे NCR में है, नेशनल कैपिटल रीजन में है, और इसकी प्रॉक्सिमिटी इंडिया के कैपिटल दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर। तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन होने की वजह से ये ज़्यादा अच्छी, इसकी फ्यूचर ब्राइट है। राइट। बट लेकिन उसके लिए इंतजार, पेशेंस रखना पड़ेगा।
जी बिल्कुल। अच्छा, यूपी गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल क्या है? बिल्कुल पॉलिटिकल विल है। उसका सही उदाहरण ये है कि लगभग 1 लाख करोड़ उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए अप्रूव किया है इसी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। लगभग 11,000 करोड़ एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के लिए, जेवर एयरपोर्ट के लिए, 3,000 करोड़ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए जिसमें रैपिड रेल, मेट्रो, ये सारी चीज़ें, और लगभग 9-9,500 करोड़ लैंड एक्विजिशन के लिए। Very huge and very interesting numbers. जनरली जब सरकार साथ में होती है, पैसे लगाती है, तो चीज़ें सक्सेसफुल हो जाती है। Generally. चले? ये इंडस्ट्रियल टाउन है, Yes. वो तो देखना बहुत जरूरी। वो देखना जरूरी है। हम यहाँ इंडस्ट्रियल जोन में खड़े हैं। ये सारी जितने भी सेक्टर्स देख रही हो, तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, सेक्टर 24, 28, 29 और सेक्टर 50। ओके। और इन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में टॉय पार्क, अपैरल पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क आएंगे। और फिल्म सिटी शायद यहीं पर आ रही थी। जो प्रस्तावित फिल्म सिटी है और सेक्टर 21 यहीं कहीं पे है। ठीक है, आज के डेट में देखो ये बिल्कुल खाली जमीन है बड़ी। लेकिन ये सारी जमीनें अलॉट हो चुकी हैं इंडस्ट्रीज के लिए, और जो मेडिकल डिवाइस पार्क आएगी वो सबसे बड़ा बूम करेगा। अच्छा, ऐसा क्या है उसका खासा? तो आज के डेट में भारत में जितनी भी मेडिकल डिवाइसेज आती है वो 70% इंपोर्ट होते हैं। तो अगर वो 70% डिवाइस यहीं पे अगर बनेंगी तो ये इंपोर्ट का सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। वाह, तो बहुत अच्छा बन लगा। बिल्कुल। और भी यहाँ सेमीकंडक्टर की कंपनीज आएंगी यहाँ पे। अच्छा, उससे क्या फायदा होने वाला है? सेमीकंडक्टर की कंपनीज जब यहाँ पे आ जाएंगे, जिनके लिए लैंड ऑलरेडी रिजर्व, तो लगभग 4,000 जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे। अच्छा, तभी सिटी प्लानिंग में इंडस्ट्रीज को हमेशा टॉप पे रखा जाता है कि पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बिल्कुल। और वो 4,000 लोग रहेंगे कहाँ? या ये कोई ना आपने रियल एस्टेट वाली बात, तो वो उसके लिए लोगों को यहाँ घर चाहिए होगा, उसके लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिए। इसीलिए जो हमने पीछे देखा सेक्टर 18, 20 और 22D, ये वही रेसिडेंशियल पॉकेट है। जो लोग यहाँ काम करेंगे उनके रहने और रिहाइश के लिए वो सेक्टर्स डेवलप कीजिए। तो किस तरह से सिटी प्लानिंग एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर एक चीज, ये समझना बहुत जरूरी है। सिटी प्लानिंग का बहुत इम्पोर्टेंट। इंडस्ट्रीज डेवलप होना, उसके बाद सिटी कैसे कैसे डेवलप होती है, रिवाइज होती है, उसको वाकई इंटरेस्टिंग। फाइनल वर्डिक्ट आपने, बिल्कुल। एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट मैं लोगों से यही कहना चाहूंगी, जो भी यहाँ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं थोड़ा पेशेंस रखें। बहुत ही वेल प्लान्ड है ईडा, थोड़ा टाइम लगेगा डेवलपमेंट में, और ड्यू डिलिजेंस के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। और नीलोफर, एज एन आर्किटेक्ट एंड सिटी प्लानर, मेरा तो वर्डिक्ट ये है कि ईडा का जो मास्टर प्लान है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ाइन है और डॉक्यूमेंटेड है। ये इंडस्ट्रियल फर्स्ट अप्रोच के साथ बनी है, और बाकी जो फिल्म सिटी, अपैरल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, ये सारी चीज़ें, टॉय सिटी, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हैं इस मास्टर प्लान को। और जैसा कि ये 2041 का मास्टर प्लान है और हम लोग अभी 2026 में हैं, तो किसी भी सिटी को डेवलप होने में जनरेशन्स लग जाते हैं, और इतना समय आपको देना पड़ेगा किसी भी सिटी को डेवलप होने में। एग्जैक्टली। तो जिनको लग रहा है कि ये बस सुबह आए, इन्वेस्टमेंट किए या कुछ भी किए और कल ये सिटी डेवलप हो चुकी होगी, ऐसा नहीं है। 2041 तक का प्लान है, थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और जैसा कि आनंद कहते हैं, समय को भी समय देना पड़ेगा, ये पूरा एक प्रोसेस है। बिल्कुल। आज के सफर पे बटोही पे इतना ही। अगर आपको हमारे इस सफर में शेयर की हुई हर इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है और अच्छी भी लग रही है, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों सभी से कहें कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं बटोही के अगले सफर में। तो कहाँ जाने वाले हैं अगली यात्रा में? तो ये अभी इंटरेस्टिंग है, आने वाले समय में ये पता चलेगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ बटोही पर।